हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिना देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ कलेक्टिंग साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव। मतलब विद्यार्थियों के बारे में, छात्रों के बारे में मनोवैज्ञानिक जानकारी एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपकरण में से कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक है, यानी कि कौन सा जो है उपकरण जो है सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा। रेटिंग स्केल रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रहेगा, या फिर प्रोजेक्टिव डिवाइसेस रहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। जो स्टैंडर्डाइज जो डिवाइस होते हैं ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टूडेंट के बारे में साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है नो एजुकेशनल सिस्टम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल सिस्टम। स्टेटमेंट सेकंड कहती है कंसिडरिंग द सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स आर इनएक्सट्रिकेबली रिलेटेड। कहता है कोई भी जो शैक्षिक प्रणाली राजनीतिक प्रणाली से अलग नहीं की जा सकती। और स्टेटमेंट टू यहाँ पे कहती है, कथन टू यहाँ पे कहता है सामाजिक जिम्मेदारियों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और राजनीति का जो है अटूट संबंध है, यानी कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या रहेगा फ्रेंड्स कि हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी जो है इसका काज है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। देखिए कि किसी भी एजुकेशनल सिस्टम को जो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता, ये भी ट्रू है। और फिर कहता है कि जो सोसाइटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव है उनको देखते हुए जो है एजुकेशन और पॉलिटिक्स का जो है एक अटूट संबंध है, एक दूसरे से जो है वो इस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सेकंड है वो फर्स्ट का काज है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग गिवन है, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग यहाँ पे गिवन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है नॉन प्रोबेबिलिटी। हमारी एक वीडियो भी है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर, आप चैनल पे जा करके वो देख लीजिएगा। और अब हम आपको बता देते हैं कि देखिए जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें क्या होता है, लार्जर सैंपल से जो है लार्जर जो पॉपुलेशन होती है उससे सैंपल सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली। ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन का हर मेंबर जो है सेलेक्ट होने का जो है इक्वल चांस है, यानी कि हर मेंबर क्या रखता है, इक्वल चांस रखता है क्या होने का, सेलेक्ट होने का। ठीक है, सेलेक्ट होने का हर मेंबर जो है इक्वल चांस रखता है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना वो होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और जैसे कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, और उसके बाद आपकी होती है सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये होते हैं उसके कुछ टाइप। तो देखिए अब आपके लिए आंसर निकालना आसान हो गया है, आपके लिए ये दो ही बची हैं। तो ये आपकी कौन सी होंगी, ये होंगी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हर जो मेंबर होता है पॉपुलेशन का उसका सेलेक्ट होने का जो है इक्वल चांस नहीं होता। ठीक है, यानी कि इक्वली आप जो उनको सेलेक्ट होने का चांस नहीं देते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपकी एक तो आती है फ्रेंड्स कोटा सैम्पलिंग होती है। कोटा सैम्पलिंग आपकी होती है, और कन्वीनेंस सैम्पलिंग होती है फ्रेंड्स। जो कन्वीनेंस सैम्पलिंग होती है उसी को जो है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और उसी को जो है ग्रैब सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को कन्वीनेंस सैम्पलिंग बोलते हैं। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए। और जो पर्पजिव सैम्पलिंग होती है उसी को जजमेंटल और सेलेक्टिव जो है सैम्पलिंग बोलते हैं। जो जजमेंटल होती है आपकी, जजमेंटल जो सैम्पलिंग होती है इसी को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव सैम्पलिंग बोलते हैं। और इसी को जो है सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और इसी को पर्पजिव सैम्पलिंग बोलते हैं। इसी को जो है और एक इसकी टाइप होती है जैसे कि स्नोबॉल, ये यहाँ पे गिवन ही है। और सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग भी होती है। ठीक है, सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग। तो ये थी कुछ प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा और प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग के अंदर डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा। साथ ही इनके जो दूसरे नाम भी मैंने बताए हैं इनको नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टेप गिवन है अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी से जो लिए गए हैं। अरेंज द प्रिंसिपल्स गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। देखिए अल्बर्ट बंडूरा के कुछ प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उनकी थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल है, उनको सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर आपने लगाना है। जो अल्बर्ट बंडूरा जी है उन्होंने यहाँ पे उनमें से 4 गिवन है, उनके प्रिंसिपल में से 4 गिवन है। वैसे जो अल्बर्ट बंडूरा जी उन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए थे, 5 प्रिंसिपल थे इनकी थ्योरी में, और वो जो 5 प्रिंसिपल थे उनमें से यहाँ पे अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन एंड रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे गिवन है, और उनमें से जो नहीं है वो है ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपका ऑब्जर्वेशन ही आता है और उसके बाद आपका आता है अटेंशन सेकंड ऑर्डर पे, और अगर बात करें थर्ड नंबर की तो रिटेंशन आता है, फोर्थ नंबर पे आपका रिप्रोडक्शन आता है और फिफ्थ नंबर पे आपका मोटिवेशन आता है। तो ये इनके अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल है। जो अल्बर्ट बंडूरा है इनको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए जाना जाता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी जो है इन्होंने दी थी। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ एंड थर्ड, तो ये होगा ए, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एटीट्यूडनल बैरियर्स कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ। जो एटीट्यूडनल जो बैरियर होते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से हटाया जा सकता है, किसकी मदद से उनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है डिस्कशन प्रोग्राम्स, ये चर्चा कार्यक्रम, या फिर पेरेंटल सपोर्ट, माता पिता के समर्थन से, या फिर प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन दिस स्कूल, तो विद्यालय में अपनेपन की भावना प्रदान करना, फिर ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबो। इन सब चीज़ों से ही जो है एटीट्यूडनल बैरियर को जो है रिमूव किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया एक्सप्लॉइटेड बाय डिजिटल लाइब्रेरीज। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो एरिया है वो डिजिटल पुस्तकालयों के द्वारा, डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा शोषित क्षेत्र नहीं है। डाटा वेयर हाउस, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर हाइपर टेक्स्ट। देखिए जो डिजिटल लाइब्रेरीज के द्वारा एक्सप्लॉइटेड एरिया नहीं है, शोषित एरिया नहीं है, वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको आप पीडीएफ फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। जो पीडीएफ फॉर्मेट होती है फ्रेंड्स, पीडीएफ फॉर्मेट फाइल की जो फॉर्मेट है ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, यानी कि इसको एक स्टैंडर्ड, एक मानक मिला हुआ है, और ये मानक है इसका ISO 32000। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। और इसको बनाया था, पीडीएफ फाइल को जो है बनाया गया था एडोब इनकॉर्पोरेशन के द्वारा। एडोब इनकॉर्पोरेशन ने इसको बनाया था फ्रेंड्स 1993 के अंदर, ठीक है। तो ये पीडीएफ फाइल फॉर्मेट जो है अब आपको समझ आ गया होगा कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसी को बोलते हैं, और इसका राइट आंसर भी सी ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। कहता है कि स्थिर सीखने के लिए प्रभावी अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी सुदृढ़ीकरण अनुसूची कौन सी है। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है, फिक्स्ड रेशियो इन्फोर्समेंट है, वेरिएबल रेशियो इन्फोर्समेंट है, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वेरिएबल रेशियो इन्फोर्समेंट। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यूजीसी के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन यही है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है सेमिनार है, वर्कशॉप है, ऑटो इंस्ट्रक्शनल है और रेफ्रेशर कोर्सेज हैं। जिन चीज़ों से आपको मैच करना है इनकी टेक्निक से, गिविंग एजुकेशन इन अकॉर्डेंस टू लेटेस्ट डेवलपमेंट, कहता है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसमें एजुकेशन दी जाती है। ट्रेनिंग ऑन वन सेल्फ, कहता है कि खुद का प्रशिक्षण, ठीक है। स्पीकर प्रेजेंट एक थीम, इसमें स्पीकर क्या करता है, एक थीम को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप सर्टेन स्किल इन टीचर, शिक्षक में कुछ जो कौशल है उनका विकास करने के लिए। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए आपको पता है सेमिनार क्या होता है, वर्कशॉप क्या होता है, तो इनका दोनों का अगर आपको पता है, रिफ्रेशर कोर्सेज का पता है, तो इसका आंसर अपने आप ही आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर रहेगा करेक्ट वो कौन सा रहेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने आपको सारी की सारी चीज़ें जो है अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करके बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हु डिफाइंड ICT एज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। किसने ICT को एक टेक्नोलॉजिकल टूल के सेट के रूप में और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के रूप में परिभाषित किया है? SER ने, OECD ने, सी बर्टन ने या फिर बैकिंसेल एंड राम ने? तो इसमें जो डिफाइन करने वाले हैं ICT को तो वो है सी बर्टन। सी बर्टन ने जो है इसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट कहता है द लाइसेंस बाय NCSA इज यूज्ड फॉर। जो NCSA का जो लाइसेंस है, जो NCSA के द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? नॉन लाइसेंसिंग दी डेरिवेटिव्स कहता है डेरिवेटिव का लाइसेंस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है अलाउइंग अदर्स टू डाउनलोड दी वर्क जो है डाउनलोड करके उसकी अनुमति देता है। रिमिक्स ट्विक एंड बिल्ड ऑन नॉन कॉमर्शियल वर्क या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये जो NCSA का जो लाइसेंस है ये रिमिक्स ट्विक एंड बिल्ड ऑन नॉन कमर्शियल वर्क के लिए है, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो भी यही होती है। NC का मतलब होता है नॉन कमर्शियल और SA का मतलब होता है शेयर अलाइक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म्स एम्प्लॉयड सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड टू डिस्क्राइब लीडर्स बिहेवियर वर यूज्ड बाय। कहता है कि ये जो टर्म है एम्प्लॉय सेंटर्ड और प्रोडक्शन सेंटर्ड, ये लीडर के जो बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करती है। ये टर्म किसके द्वारा यूज की गई है? MC ग्रेगर के द्वारा, फिल्डर के द्वारा, लिकट के द्वारा, ब्लैक एंड MC कॉल के द्वारा। तो ये जो टर्म है वो यूज की गई है फ्रेंड्स लिकट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करनी है। कहता है प्रोफेशन डिमांड्स एन एडिक्वेट प्रोफेशनल एंड कल्चरल ट्रेनिंग। कहता है कि जो पैसा है वो डिमांड करता है एक एडिक्वेट मतलब उचित प्रोफेशनल की, ठीक है, एंड कल्चरल ट्रेनिंग और सांस्कृतिक प्रशिक्षण की, यानी कि एक अच्छे पेशेवर की मांग करता है पैसा, और साथ के साथ कल्चरल जो है ट्रेनिंग की। उसके बाद कहता है ए पर्सन इन प्रोफेशन कैन बिहेव रूडली। कहता है पैसे में एक व्यक्ति जो अशिष्ट व्यवहार कर सकता है। वन प्रोफेशन कैन बी स्टेपिंग स्टोन फॉर अदर प्रोफेशन। कहता है एक पैसा दूसरे पैसे के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और नेक्स्ट इसके अंदर कहता है प्रोफेशन मस्ट सेटिस्फाई इंडिस्पेंसेबल सोशल नीड्स। कहता है व्यवसाय को एक अपरिहार्य सामाजिक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखनी कौन सी यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटमेंट ए आपकी करेक्ट है और डी आपकी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे रहेगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है डिफिकल्टी इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटीज और कॉज। कहता है कि जो भाषा और संचार सीखने की अक्षमता होती है वो कौन सी किसके अंदर होती है? डिस्फ्रेजिया होती है, डिस्फेजिया होती है या फिर डिसलैक्सिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया की तो ये होती है राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम, यानी कि ठीक से ना लिख पाना, और डिसलैक्सिया जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और डिस्फेजिया की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो डिस्फेजिया होता है जैसे कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर स्पीच डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? स्पीच डिसऑर्डर होता है जिसमें शब्दों को प्रोड्यूस करने में और उनको अंडरस्टैंड करने में इफेक्ट करती है ये प्रॉब्लम। तो ये किसी भी एज में हो सकती है, ठीक है। ये बड़ी एज में आकर के भी हो सकती है, छोटी एज में भी हो सकती है, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है। आजकल तो काफ़ी सारी ऐप आई हुई हैं मार्केट के अंदर और काफ़ी सारे अदर डिवाइसेज है जिसके अंदर हम वर्ड को बोल करके क्या है अपनी स्पीच डिसऑर्डर को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें डिस्प्रेजिया की तो ये जो है किसी भी कार्य के करने में दर्द होना, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं और आपको लिखते टाइम हाथ में दर्द होना, या फिर आप बोलते हैं आपको बोलते टाइम जो है जीभ के अंदर दर्द होना या गले में दर्द होना। तो डिफ़िकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मोटर कोऑर्डिनेशन के अंदर डिफ़िकल्टी जो है डिस्फेजिया के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असर्शन और रीज़न है करिकुलम डिज़ाइन इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। और इसमें कहता है कि पाठ्यक्रम जो डिज़ाइन है महत्वपूर्ण पूछताछ की एक प्रक्रिया है। रीज़न कहता है कंटेंट नीड्स टू बी डिजाइंड इन ए स्ट्रक्चर्ड कॉम्बिनेशन। कहता है जो कंटेंट है, जो सामग्री है वो एक संरचित संयोजन में डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी कि दोनों के दोनों यहाँ पे ट्रू है, बट आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसकी? ए की। आर यहाँ पे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बुद्धिस्ट के कुछ कंसेप्ट यहाँ पे गिवन है और मीनिंग और एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। आर्य सत्य और द्वादश निदान, अष्टांग मार्ग और निर्वाणा। फ्रेंड्स इनके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है,
बुद्धिस्ट फिलोसफी पे भी हमारी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से वीडियो देख करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको आता है विदाउट वीडियो देखे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम की बात इस क्वेश्चन में पूछी गई। कहते हैं टैगोरियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर चाइल्ड लर्न करता है बेटर किससे, ताकि बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीखता है टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इसके अंदर आपसे पूछा गया है तो डिबेट और डिस्कशन से सीखता है, या फिर रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग से, या फिर डांस ड्रामा एंड म्यूजिक से, ट्रैवलिंग या इंटरेक्टिंग विद नेचर से। तो यहाँ पे देखिए टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कि आपकी देखिए डिबेट और डिस्कशन की बात टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कही गई है। रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग की तो नहीं है, लेकिन डांस ड्रामा और म्यूजिक की बात वहाँ पे कही गई है, और साथ में ट्रैवलिंग और इंटरेक्टिंग विद नेचर की बात भी वहाँ पे टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इसी मैटर के ऊपर और वीडियो चाहिए टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, या फिर एजुकेशन के अदर सब्जेक्ट के ऊपर, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप हमें सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।